दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गोल अचीवर्स में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे फिजिक्स में चल रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नीचे कंटिन्यू करती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी योर टाइम। एंड कल एज यू नो कि कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पर इस लेक्चर में क्या करने वाली हूँ मैं कि आपका ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पिछली वीडियो में ज़्यादा कुछ तो बताया था भी नहीं मैंने, बस एक बार छोटा सा ब्रीफ दे दूंगी ताकि लिंक बना रहे आपका। एंड आप लोग कुछ लोग कह रहे थे कि वर्कशीट देने के लिए फिजिक्स की प्रैक्टिस सेट की वर्कशीट। तो इसमें क्या है ना, मैंने अभी जो आपको चैप्टर पढ़ाया है ना, वो पढ़ाया है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें से ज़्यादा कुछ आना है नहीं, बहुत डायरेक्ट आपकी इक्वेशन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, या फिर एक जो एनर्जी वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया है उस पर बेस्ड आ सकता है, या रेडियस, या फिर वेलोसिटी या एंगुलर मोमेंटम वाला जो 3 पोस्टुलेट से फॉर्मूला ड्राइव होकर आए थे, उनके बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है कि किसके ऊपर बेस डिपेंड करती है कोई क्वांटिटी, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बस ये चीज़ें आपकी आ सकती हैं। तो इसका आपके हार्डली 10 क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने इसीलिए आपकी वर्कशीट नहीं दी 10 क्वेश्चन वाली। मैं क्या सोच रही हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर से हैं, तो इन दोनों का कंबाइन करके एक वर्कशीट दे दूंगी। इफ़ यू पीपल आर ओके विद दैट एंड इफ़ यू वांट के आपको अलग अलग चाहिए तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के 10 क्वेश्चन आपको लिख के दे दूंगी, नो बिग डील। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और एट द टेलीग्राम ग्रुप। एंड अगर आप लोग को ये जो वीडियो मैं पढ़ाती हूँ जो भी है, अगर आपको समझ आता है और यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए एंड कुछ कमेंट कर दिया कीजिए। कुछ डाउट होता है तो पूछ लिया करिए और प्लीज़ शेयर कर दिया करिए। सो दिस इज़, तो हमारा क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने आपको कुछ प्रोसेस बताए थे कि आपका कैसे कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं एक मेटल सरफेस से। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे कि हम मेटल का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं, पहली बात, और दूसरा क्या हम मेटल की जगह कुछ और ऑप्शन है हमारे पास यूज़ करने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मेटल का यूज़ ही हम इसीलिए करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि क्या होता है, आपको शायद याद होगा अपने 12th क्लास का जो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है उसमें ये वाली चीज़ पढ़ाई जाती है। मैं आपको बता देती हूँ। इसको बताने का रीज़न यहाँ ये इस चैप्टर से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बताने का रीज़न आपकी नॉलेज के लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ना सेमीकंडक्टर वाला, उसमें यहाँ पर ही आप ये ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर वहाँ पे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आपने जैसे अपना पढ़ा होगा 9th-10th में, जब भी आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री जब पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था आपने, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, ये इसके बाहर ऑर्बिट हो गए। एक्सक्यूज मी, इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसी वजह से आप लोग की क्लास भी कल नहीं हो पाई थी फिजिक्स की, बट आई एम ट्राइंग कि मैं डेली क्लास लेती रहूँ। ये जो बीच में न्यूक्लियस होता है इसमें आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, और जो बाहर के ऑर्बिट्स होते हैं इसमें आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब आपके ऐसे कई ऑर्बिट्स बनते जाते हैं, पहले 2 होते हैं फिर 8 होते हैं, मतलब पहले में 2 इलेक्ट्रॉन फिर 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते चले जाते हैं आपके। तो जो भी आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ना, आउटर मोस्ट सेल भी कहते हैं उसे हम, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी हम कह सकते हैं, ये आपका वैलेंसी, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी, तो इसे हम वैलेंस बैंड बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सिमिलरली आपका क्या होता है, जो भी कोई भी हो, कोई भी दुनिया की ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका मेटल है, चाहे वो मेटल है, चाहे वो नॉन मेटल है, चाहे वो आपका नॉन मेटल है, चाहे वो आपका सेमीकंडक्टर है, नॉन मेटल है चाहे वो आपका सेमीकंडक्टर है, चाहे आपकी कोई भी चीज़ हो, उसमें हमेशा आपका क्या होता है, इस तरह से अरेंज होता है कि आपके कुछ ना कुछ वो इस तरह से एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन उसमें बहुत ही बैलेंस वे में रहते हैं एंड कुछ भी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह फ्लो नहीं होती है। अब समझने के लिए हम इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारा नीचे वाला बैलेंस बैंड है और ये ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड मतलब इसके वजह से हमारी कंडक्ट होगा, क्या कंडक्ट होगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, ये है आपका वेव। और बीच में ये जो है ना, इसे हम बोलते हैं गैप, पोटेंशियल गैप। ठीक है, अब क्या होता है, आपके वैलेंस बैंड में आपको पता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं फाइनल, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होती है अगर कि वो यहाँ से ट्रेवल करके इस गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में आ जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से यहाँ आए, अब आप लोग पूछेंगे कि इसमें ऑर्बिट में हमारा कंडक्शन बैंड कहाँ है, तो वो ऑर्बिट में नहीं दिखाता है, ये समझाने के लिए इस तरह से ड्रॉ किए करके बताया जाता है, अलग बहुत अलग माइक्रो लेवल पर जाकर ये चीज आ गई आपकी। तो वैलेंस से आपका कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन आता है आपका, इससे ऑर्बिट से बाहर निकलेगा जब इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये जो बीच में गैप है इसके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की, इसको क्रॉस करके ये कंडक्शन बैंड में चली जाए। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कंडक्शन बैंड में आएगा तो ये क्या करेगा, अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, मूवमेंट होगी तो आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। अब आपको ये लग रहा होगा थोड़ा सा गैप है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी बहुत छोटा सा है ना, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये पूरा इसको क्रॉस करके यहाँ पर चला जाए। तो अब क्या होता है ऐसी सिचुएशंस में, एक मिनट, अब ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास ये सिचुएशन आ गई है कि यहाँ पर आपके पास ये गैप है, ये गैप है और आपको इसे कवर करना है, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है, इसके इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है। तो एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से किसी तरह की एनर्जी प्रोवाइड करा दें इस वैलेंस बैंड के इस इलेक्ट्रॉन को, और ये यहाँ से क्रॉस करके चला जाए। मगर फिर भी आप कितना एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, एंड जब आपको एनर्जी देनी ही है तो आप इधर क्यों कर रहे हैं, आप इस एनर्जी से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बना लीजिए। इस गैप को क्रॉस करवाने के लिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी है, लेकिन जब हम बात करते हैं ना एटॉमिक लेवल पर, तब ये थोड़ा सा ही बहुत ज़्यादा होता है। अब ये कितना होता है मैं बताऊंगी अभी आपको, ठीक है। अब ये आप इसको याद रखिएगा, इस फिगर को बनाऊंगी भी अभी दोबारा। अब क्या होता है ना कि आपको एनर्जी चाहिए, इसको देने की बजाय आप इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली उससे प्रोड्यूस कर लीजिए। तो अब ये हमारा इलेक्ट्रॉन इस गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में कैसे जाएगा, तो ये चीज जो डिपेंड करती है ना, ये इस पे डिपेंड करती है, आपकी ऑब्जेक्ट मेटल है, सॉरी, आपकी ऑब्जेक्ट मेटल है, यस, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है ये मेटल है, नॉन मेटल है या सेमीकंडक्टर है। आपका ये क्रॉस करेगा जो है इलेक्ट्रॉन, और आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है सिर्फ इस चीज पे कि आपकी जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका अंदर की जो उसका बनावट है उसके अंदर की, जैसे वो बना हुआ है वो किस तरह से अंदर से बना हुआ है। अब वो कैसे बना हुआ होता है और हमारा मेटल ही क्यों वर्क करता है इस चीज़ में, वो मैं भी आपको बताती हूँ। एक मिनट रुकिए, ये पता नहीं क्यों ये हैंग कर गया है, ये इरेज हो जाए बस। इसमें देखिए मैं आपको तीनों को कंपेयर करके बताती हूँ कि आपका क्यों क्रॉस करता है और क्यों क्रॉस नहीं करता है। दो मिनट प्लीज, गिव मी 2 मिनट्स, ये थोड़ा सा हैंग कर गया इसको, वैसे आई एम रियली सॉरी। आप प्लीज़ जो आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप इतना पार्ट स्किप कर दीजिएगा वीडियो का, ये अपना आप ही वर्क कर रहा है, पता नहीं क्या क्या। ये देखिए क्लियर कैनवास पूरा क्लियर भी नहीं हो रहा है फाइनली। देखिए अब क्या होता है, हम अपना यहाँ पर 3 कंडीशंस लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि हमने मेटल का ही यूज़ क्यों करते हैं, या फिर मेटल में ही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है या कोई भी करंट हमेशा मेटल की चीज़ में ही फ्लो करता है ना। कभी आपने देखा प्लास्टिक में करंट फ्लो कर रहा है या लकड़ी में करंट फ्लो कर रहा है,
नहीं फ्लो करता। मेटेलिक चीज में हमेशा करंट फ्लो करता है, नॉन मेटेलिक में नहीं फ्लो करता है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो देखिए। सपोज ये हमारा है मेटल, नॉन मेटल नहीं, नॉन मेटल नहीं, पहले सेमीकंडक्टर लिखते हैं। सेमीकंडक्टर एंड नॉन मेटल। इस पार्ट को नोट कर लीजिएगा, ये नोट्स में नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका सोल्यूशन है ये। तो मेटल का हम अगर ड्रॉ करते हैं, ये लाइन टेढ़ी हो गई है। देखिए आज अपने आप ही कलर चेंज कर रहा है, कुछ भी हो रहा है इसमें। देखिए अब यहाँ से अब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफर जो होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो जो करता है वो मेटल में ही क्यों करता है। रीजन इज दैट, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैलेंस बैंड होता है, इसमें हमारे बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ठीक है, 1 या 2 या 4 या 8 जितने भी हैं। अब इनको करंट का फ्लो कराने के लिए क्या करना होता है, यहाँ बीच में जो ये जो गैप होता है इसको क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में पहुंचना होता है। अब उस गैप को क्रॉस करने के लिए इन्हें चाहिए होती है एनर्जी। अब एनर्जी इनके पास इतनी नहीं होती कि इस गैप को जो है इसको फिल कर सके। इसके लिए या तो एक ऑप्शन है कि हम एक्सटर्नल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कराएं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि हम उस एनर्जी से अपना इलेक्ट्रिसिटी ही यूज कर ले, कहीं और उस एनर्जी को यूज कर ले। तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं ऐसी ऑब्जेक्ट का जिसमें हमें एनर्जी भी ना देनी पड़े और उनके अपनी जो एनर्जी है उससे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए। अब वो कैसे पॉसिबल है कि देखिए, अगर हम इस गैप को, ये जो बीच का गैप था, अगर हम इस गैप को ही खत्म कर दें, तो मेटल ऐसी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें ये बीच का गैप होता ही नहीं है जी। ये जो हमारी एनर्जी, इसको हम, ये जो गैप होता है ना, ये इसको एनर्जी से क्रॉस करना होता है, तो इस गैप को कहते हैं एनर्जी गैप। तो ये जो हमारा एनर्जी गैप है, यहाँ लिखती हूँ, तो ये जो हमारा एनर्जी गैप है, ये हमारा मेटल के केस में ऑलमोस्ट जीरो होता है, ठीक है। अब जीरो होने से क्या होता है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इजीली इधर उधर फ्रीली मूव करता रहता है, ठीक है। अब जब ये इधर मूव करेगा तो ये कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो फिर ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएगा। सिमिलरली सेमीकंडक्टर के जब हम केस में आते हैं तो ये आपका एनर्जी गैप लेस देन होता है 3 वोल्ट से, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही, आई गेस डेटा यही है। तो इससे जब कम है आपका, तो भी आपका क्या है कि इसको एनर्जी तो चाहिए, इसको यहाँ पे क्रॉस करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, मगर इसकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि ये कंडक्शन बैंड को क्रॉस कर जाए। मगर क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स की इतनी सफिशिएंट नहीं होती है। सपोज यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इनमें से ये 2 ही ट्रांसफर हुए, या 3 ही ट्रांसफर हुए, 2 नहीं ट्रांसफर हुए, इसीलिए इसे कहते हैं सेमी कंडक्टर। कंडक्ट तो किया मगर आधा अधूरा, सेमी सेमी, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेमीकंडक्टर। एंड नॉन मेटल के केस में क्या होता है कि ये एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन बेचारे इसको क्रॉस ही नहीं कर पाते, दोबारा फॉल कर जाते हैं। इतना गैप ही नहीं होता है कि ये वापस हमारा कंडक्शन बैंड तक पहुंच पाए। तो इसीलिए हम नॉन मेटल्स का कभी भी यूज़ नहीं करते।
और जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो हमारे एज अ इंसुलेटर वर्क करते हैं। ओके, तो नॉन मेटल हमारा एज अ इंसुलेटर वर्क करते हैं। तो आया समझ कि हम मेटल का यूज क्यों करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि देखिए अब क्या है कि हमारा इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एनर्जी है, वो ट्रांसफर कर जाएगा। तो भैया हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्यों यूज किया, हमने एक्स्ट्रा फोटोन्स क्यों दिए। क्या होता है कि कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं और उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है प्रोड्यूस हो और हो सकता है ना हो प्रोड्यूस। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इसको थोड़ी और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। कहाँ तक देनी पड़ती है वो शायद मैंने आपको पढ़ा दिया था कि हमें कहाँ तक देनी पड़ती है, इस मेटल के वर्क फंक्शन तक। उतनी हम जब एनर्जी दे देते हैं तब इसमें से इस स्पीड से और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कि वो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके। तो आया समझ में आपको कि हम मेटल का यूज क्यों करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। दूसरा सवाल कि हम मेटल के अलावा क्या कुछ और यूज कर सकते हैं। हाँ जी, हम यूज कर सकते हैं क्या, सेमीकंडक्टर्स का। हमें यहाँ पर क्या होगा, बस थोड़ा एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, फोटोन ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि वर्क फंक्शन तो ये हमारा क्रॉस कर जाएगा फोटोन की हेल्प से, मगर कुछ हमें एक्स्ट्रा सप्लाई देनी पड़ेगी जिससे ये हमारा वर्क कर जाए, या फिर फोटोन ही हमें इतने ज्यादा देने होंगे कि ये इसका वर्क फंक्शन क्रॉस करने के बाद इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास आ जाए कि ये इस गैप को इजीली क्रॉस कर जाए। यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये गैप इतना ज्यादा है इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि ये क्रॉस कर ही नहीं सकते इस गैप को। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर का अगर आप दे सकते हैं तो प्लीज बताइए। मैं बता देती हूँ इसको नेक्स्ट वीडियो में क्या देना। सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ सोलर पैनल्स, सोलर लिख रही हूँ, सोलर पैनल्स। ठीक है, सोलर पैनल्स जो होते हैं वो आपका इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। सोलर पैनल में आपने देखा होगा कि आपका क्या यूज होता है, अगर आप में से किसी को पता हो तो। सोलर पैनल में जो आपके यूज होता है वो शायद गैलियम आर्सेनाइड यूज होता है, शायद नहीं, या सिलिकॉन का यूज होता है, मैं चेक करके बताऊंगी जो भी है। तो आपका सोलर पैनल जो होते हैं, जो आपके सोलर सेल्स बने हुए होते हैं, वो आपके इन्हीं प्रोडक्ट के बने हुए होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड के। तो ये जो होते हैं ना, ये आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अब आपको तो ये बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे कि सोलर पैनल कैसे वर्क करता है। क्या होता है कि आपकी जो सनलाइट होती है वो आपकी सनलाइट होती है वो आपके सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, ये सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, इन पे पड़ती है सनलाइट। तो इससे क्या होता है, इनमें वही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी कुछ आपके डिवाइसेस लगे हुए होते हैं उनकी हेल्प से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो ले आई जाती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, अब आप मुझे एक सवाल बताइए कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को, बेसिक सवाल पूछती हूँ मैं आपसे, कोई ऐसा टफ नहीं पूछती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी को आप स्टोर कर सकते हैं या नहीं स्टोर कर सकते हैं, ये सवाल है। इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और अगर स्टोर कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो और किस फॉर्म में कर सकते हो, और कोई एग्जाम्पल अगर आप दे सको तो। अगर स्टोर कर सकते हैं तो, और अगर नहीं कर सकते तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर बात ही खत्म। तो इस वीडियो को यहीं वीडियो को एंड है, इस टॉपिक को ख़त्म करके अब मैं आप इसका मूव करती हूँ अपने जो आज के टॉपिक्स हैं। बस एक चीज़ मैं उसको बताने से पहले बताऊँगी आपको कि हमने मेटल का क्यों यूज़ किया, ये तो आप लोग को समझ में ही आ गया। आई एम सॉरी गाइज, आज पता नहीं ये बोर्ड इतना हैंग क्यों कर रहा है। आपको ये तो समझ में आ गया कि ये कैसे हमारा आई एम सॉरी वर्क करता है, मेटल हमने क्यों यूज़ किया, मेटल के अलावा हम सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं। क्या बताया था मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि ये आपकी एक मेटल सरफेस होती है, इस पे आप फोटोन्स देते हैं। ठीक है, फोटोन्स दिए आपने तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसको मिली एनर्जी, और वो एनर्जी जब इतनी हो जाती है कि इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाए, वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है या बराबर हो जाती है वो एनर्जी, तब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस में से इजेक्ट कर जाता है। और ये इजेक्ट करता है तो क्या होता है, इसको बैलेंस करने के लिए एक आपने डिवाइस से इसको कनेक्ट कर रखा होता है, चाहे वो ग्राउंड हो या अर्थ हो, कुछ भी हो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है वो इजेक्ट करके इधर आता है फ्लो होके,
ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है फ्लो होके, अब आपने ग्राउंड कर रखा है, जो भी कर रखा है, और जब ये आपका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो बदले में आपकी इलेक्ट्रिसिटी इधर चली जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है ये तो हमें पता ही है, और आपके इस मेटल सरफेस के पास आ जाएगा करंट, और फिर को वो यूज कर सकते हो आप किसी भी और तरीके से। सॉरी। तो ये आपको पता चल गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अच्छा, अब आपको एक बात पता होगी कि ये जो हमारे फोटोन्स होते हैं ना, ये पैकेट के फॉर्म में होते हैं। अब पैकेट का फॉर्म क्या होता है? पैकेट का फॉर्म इन द सेंस कि ये हमारा एक फोटोन है, ये दूसरा फोटोन है, ये तीसरा फोटोन है। तो अगर तो ये एब्जॉर्ब होगा बाय द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पे आकर ये लगता है और मेटल सरफेस इसको एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, तो एक पूरे फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या तो फिर नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये आधा फोटोन को ले लेगा, ऐसा नहीं हो सकता, या तो पूरा ही फोटोन लेता है वो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट का आगे यूज होगा। अभी पहले हम कुछ और बेसिक चीज़ें जो हमारी जिस पे बेस्ड आपके बहुत से क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ लेते हैं। और वो क्या है हमारा, सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करते हैं मैंने आपको बताया था, ऐसे, और ये है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे TH लिख देंगे, न्यू TH। ओके, अब आप बताइए मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अच्छा, आप कैसे बताएंगे, अभी हमारी ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, तो लिखती हूँ मैं, आप लोग समझिए क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं लिख देती हूँ, फिर उससे ना समझाने में थोड़ा सा ईजी रहता है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to start photo electric emission। ठीक है, क्या हुआ मतलब, देखिए क्या सकते इससे आप हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। मैंने अभी क्या बताया था कि आपके फोटोन्स आते हैं तो इतनी एनर्जी होनी चाहिए हमारी कि हमारा वर्क फंक्शन को क्रॉस कर जाए वो, और हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। तो सेम वही चीज़ है कि इस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये जो एमिशन हो रहा है, इसके लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। मतलब ये जो फोटोन आ रहा है ना, इसकी भी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। एक फोटोन से मिल गई वो फ्रीक्वेंसी, 2 फोटोन आए तब मिली, 3 फोटोन आए, 10 फोटोन आए, 1000 फोटोन आए, कितने फोटोन्स आ जाएंगे कि वो उस फ्रीक्वेंसी को अचीव कर ले जितना कि हमें इसके एमिशन के लिए चाहिए। तो इसका मतलब ये जो हुआ हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो साथ में क्या लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो साथ में क्या लेके जा रहा है, एनर्जी। तो पूरा खेल ही भैया एनर्जी का है। मॉडर्न फिजिक्स इज ऑल अबाउट एनर्जी एनर्जी एनर्जी। तो आपका ही साथ में एनर्जी लेके जा रहा है, तो आपकी मिनिमम एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने की जो एनर्जी लगी वो कितनी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपकी जो रही होगी क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपकी लिख दी हमने। अब आप ये देखिए, ऐसे है, आपकी जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी ही आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, इक्वल्स टू का साइन नहीं था पहले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एनर्जी कितनी होगी, जितनी आपकी ज़्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी लगेगी उसको निकालने में। कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तो कम एनर्जी लगेगी। क्यों, सपोज आपके इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 थी, आपने 10 फोटोन दे दिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एग्जाम्पल की तरह समझा रही हूँ, डोंट गेट इसको कि अच्छा मैडम 10 हो गए तो 10 में कैसे होगा, 10 में कैसे होगा। 10 फोटोन हमारे निकले, 10 इसकी फ्रीक्वेंसी थी, तो हमारी इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर 10 फोटोन के मिलते ही। अब सोचिए कि हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 100 थी, तो 10 फोटोन आने पे कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। 99 फोटोन आने पे कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा।
100 फोटोन देने पड़ेंगे, मतलब हमें 100 एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें 10 फोटोन की एनर्जी देनी पड़ी। अब हमें, अगर हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 100 है तो हमें 100 फोटोन की एनर्जी देनी पड़ेगी, तब हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपकी एनर्जी क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम यहाँ एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है, और इसको हटाने के लिए हम R रेजिस्टेंस को एज कांस्टेंट प्रोपोर्शनल लगा देते हैं। जब हम बात करते हैं ना ये मॉडर्न फिजिक्स की, तो यहाँ पर आपका जो होता है प्रोपोर्शनल, वो होता है H, माने प्लैंक्स कांस्टेंट। लाइट से रिलेटेड ना यही होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, H फ्रीक्वेंसी TH। ठीक है, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, कोई इश्यू नहीं है। अब इसमें आप नेक्स्ट चीज़ देखिए। अब मैंने आपको एक चीज़ अभी क्या बताई थी, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमारा कोई भी चीज़ को बाहर निकालने के लिए मिनिमम हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है। हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। ये क्यों नहीं हट रहा, इनको सिलेक्ट कर ले क्या, हो जाओ भैया सिलेक्ट। तो जी ये भी कर लिया, अब तो हट जाओ। चल जाओ, इरेज ही कर देती हूँ, ये तो चलेगा नहीं, और नीचे का ज़्यादा नीचे लिखूंगी तो वो दिखेगा नहीं। तो इधर लिखते हैं ना यार, समझ भी आएगा आराम से। देखो मैंने आपको क्या बताया था, हमें मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए होती है, मोर देन और इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, ये चाहिए होता है हमें। अब ये एनर्जी की स्टेटमेंट को अगर हम 1 लिख दें और ये वाली एनर्जी की स्टेटमेंट को 2 लिख सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो एच न्यू है, एच न्यू टी एच, ये हमारा एक जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रहना चाहिए क्या, वर्क फंक्शन से। यहाँ से ये हमें पता चल गया। ठीक है, इससे हमें अब क्या पता चलेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये आपका वर्क फंक्शन इससे ज़्यादा होना, इस वर्क फंक्शन से ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। नहीं सॉरी, ज़्यादा नहीं होगा इस केस में, अगर हम TH की बात करेंगे। जब हमने बात करी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की ना, जब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये भी क्या है हमारी, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, एंड वर्क फंक्शन क्या है, ये हमारी मिनिमम एनर्जी है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होगी। तो जब ये इक्वल वाला साइन होगा ना, मैंने क्या बताया आपको कि एनर्जी क्या होता है, मोर देन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन होता है, तब आपका एनर्जी, उतनी एनर्जी मिलने के बाद इजेक्शन होता है। एंड सिमिलरली फ्रीक्वेंसी जो होती है आपका, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रीच करता है तब इमिशन होता है। तो जब आपकी एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल होती है, एग्जैक्ट इक्वल होती है, इमिशन आपका तभी शुरू होता है ना। सिमिलरली जब आपकी एनर्जी इक्वल होती है, एग्जैक्ट इक्वल होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तब आपका इमिशन शुरू होता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला कि जो हमारा एच न्यू है, TH साथ में, इक्वल्स टू वर्क फंक्शन है। ये ड्राइव हो गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे। एक इक्वेशन हमें ये मिल गई, एक फॉर्मूला, नॉट इक्वेशन, ये फॉर्मूला यूज होता है डायरेक्टली, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इस तरह से दे देते हैं। तो एक ये हमें मिल गया। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि देखिए, हमें पता था कि हमारी जो HTH है वो इक्वल्स टू वर्क फंक्शन हो गई। ये तो हमारा वो मिनिमम अमाउंट था कि जब हमारा फर्स्ट इमिशन हुआ, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और उसके बाद हम अपना प्रोसेस बंद कर देंगे, नहीं बंद करेंगे। प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू बी कंटिन्यूड, हमें और फ्रीक्वेंसी देनी होगी, और जो हम बाकी और फ्रीक्वेंसी देंगे वो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर कम हो जाएगा मिनिमम से तो हो ही नहीं पाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच न्यू मोर देन इक्वल्स टू एच म्यू TH, कॉन्स्टेंट के साथ, हटा दो या लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन के यूज से अगर यहाँ 1 2 लिख दें तो क्या पता चलता है कि एच म्यू इज मोर देन इक्वल्स टू 5। इसका मतलब आपको जो फ्रीक्वेंसी लगेगा
इजेक्शन के लिए वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किसके, वर्क फंक्शन के। कोई नई बात नहीं है, बात वही है कि एनर्जी इज मोर देन इक्वल्स टू 5, बस ये फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में स्टेटमेंट लिख दिया है। और हम जानते हैं कि एनर्जी इक्वल्स टू एच म्यू तो होता ही है, तो ये हमने फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में इस स्टेटमेंट को रिफ्रेम कर दिया है। बस ये चीज़ है, बस बताने का पर्पस ये था कि आपको पता चले कि ये आता कैसे है। आई एम सॉरी गाइज। अच्छा, अब हमने बात कर ली फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की बात कर ली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम वेवलेंथ की बात ना करें, वेवलेंथ की बात करना भी ज़रूरी है। तो जब हमने वेवलेंथ के, अब हम चलेंगे वेवलेंथ की तरफ, और वो क्या टॉपिक है हमारा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी वो हमारा क्या था, वो हमारी थी मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कि आपका इतना मिनिमम होना ही चाहिए, उसके बाद ही वो आपका जो है एनर्जी फ्लो उसमें हो सकता है। गाइज आज मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है और मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पा रही हूँ, तो इफ़ प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। मैं इस लेक्चर को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तक ही पढ़ा के इसको एंड कर दूँगी। इसके बाद एक फॉर्मूला है जो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, लेकिन प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि ना मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो अगर समझा नहीं पाऊँगी तो फिर लेक्चर लेने का कोई नीड नहीं है ना। एंड मैं आपका कल कंप्लीट करा दूँगी। आई एम सॉरी फॉर द डिले, पर आई एम रियली नॉट वेल। देखिए, जब हमने बात की थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, तो हमने क्या बोला था कि ये हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है इतनी, ठीक है। अब वेवलेंथ के केस में आप मुझे बताइए कि ये क्या होगी, ये मिनिमम वेवलेंथ होगी। बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे ना कि मिनिमम, अच्छा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी हमारी मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए हमने हमेशा से पढ़ा है कि जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी वेवलेंथ के। तो अगर हमारी नॉट थ्रेशोल्ड छोड़ दीजिए, आपने हमने क्या पढ़ा है हमेशा कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। अब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं तो वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो थी ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी, अगर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो ये क्या हमारी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, कि मैक्सिमम वेवलेंथ जब वो पहुंच जाएगा तभी वो हमारा इजेक्ट करेगा। बताइए ये होगा क्या, सोचिए। पता है बात आती हूँ, फिजिक्स जो है ना सब्जेक्ट, वो पढ़ने से ज़्यादा सोचने का है। अब सिंस ठीक है हम लोग उस फेज से निकल ही आए हैं कि वो 11th-12th में ज़्यादा रहता है कि आप जितना सोचोगे चीज़ को समझोगे उतना अच्छे से समझ पाते हो, मगर अभी आपके पास उतना टाइम भी नहीं है, आपको बहुत डायरेक्टली पढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स तो मैं स्पेशली बोलूँगी ऐसी ही है ना कि आप उसको जितना विजुअलाइज करोगे कि अच्छा यहाँ से फोटोन आ रहा है, एक मेटल की एक प्लेट रखी है उस पर गिर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये एक वर्क फंक्शन था, अभी नहीं निकला, ये अचीव कर लिया वर्क फंक्शन और निकल गया, तो आपको कितना इसमें एक फ्लो में बन गया कि वो जब फोटोन आ रहा है तो उसकी कुछ एनर्जी होगी। अब चीज़ के पास एनर्जी है तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, कुछ वेवलेंथ भी होगी। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एक दूसरे के इक्वल है। फ्रीक्वेंसी हमारी मिनिमम अचीव कर लेंगे तभी हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो क्या वेवलेंथ आपका मैक्सिमम होगा तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपने अचीव करी है ना तब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हुआ है। तो वेवलेंथ के केस में क्या होता है, जब तक आपका मैक्सिमम वेवलेंथ ना पहुंच जाए तब तक आपका इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। एक बार इमिट होना शुरू हो गया तो जब तक मैक्सिमम वेवलेंथ ना पहुंच जाए तब तक आपका इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू होता है, मतलब इमिट होता है। अब इसको आप कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या पता है इसका, हमें हमेशा से पता है कि हमारी जो एनर्जी होती है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलने की जो एनर्जी होती है वो होता है एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन।
और अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है, एनर्जी इक्वल्स टू एच म्यू टी एच, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमें पता है कि जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी होती है ये सी बाय लैम्डा होती है, फॉर्मूला है ये फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा का रिलेशन, हमेशा से पढ़ा है आप हमने। अब अगर हम करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात, तो ये हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यहाँ आ जाएगी, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा टी एच। अब इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से हम ये चीज़ लिख सकते हैं, लैम्डा टी एच इक्वल्स टू 5, ये लिख देंगे। अब अगर आपने जब मैंने ये एटॉमिक वाला पढ़ाया था तब भी बताया था, खैर अभी देख लेते हैं यहाँ पे भी। अगर हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज मोर देन वर्क फंक्शन है, मोर देन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन है, तो हमारा क्या होगा वेवलेंथ के केस में, बताइए। नहीं सॉरी, ये तो इक्वल्स टू ही रहता है ना। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी वो आपकी हमेशा ज़्यादा होगी या इक्वल्स टू होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, है ना, क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो हमेशा ज़्यादा होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो अब इस फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी बाय लैम्डा इज मोर देन इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा टी एच। सिर्फ इसकी जगह इसका ये वेवलेंथ की फॉर्म में लिख दिया और इसको भी वेवलेंथ की फॉर्म में लिख दिया। सी सी कॉमन है, हटा सकते हैं हम, तो 1 बाय लैम्डा इज मोर देन इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा टी एच। ठीक है, तो 1 बाय लैम्डा आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, अगर लैम्डा को ऊपर ले जाएंगे और इस लैम्डा को भी ऊपर ले जाएंगे, तो हमें पता है जब हम कोई भी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाते हैं तो जो हमारा ये साइन होता है ये चेंज हो जाता है, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इससे हमें क्या पता चला, वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी जो वेवलेंथ होगी जब तक कि हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होंगे, वो वेवलेंथ आपकी एक मैक्सिमम जो वेवलेंथ पहुंचेगी जिसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे, उससे ये कम होगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो हमारा ये वेवलेंथ था इसको अगर हम वर्क फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा इज, यहाँ से लिखेंगे ना हम, यहाँ से एच सी बाय लैम्डा। अब लैम्डा नीचे आ गया तो मतलब ये मुंह खुला हुआ वाला साइन इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। और अगर हम सिर्फ लैम्डा की बात करते हैं तो लैम्डा इज लेस देन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, ये हो गया आपका। इस आज के इस लेक्चर में अभी तक में हमने क्या दो फॉर्मूले पढ़े हैं, मेन जो हमने पढ़े हैं, एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू, हमेशा से हमें पता है एच सी बाय लैम्डा, यहाँ पर वो टी एच दो अलग अलग गए। जो हमने आज नई चीज़ें पढ़ी वो क्या थी हमारी, एच म्यू टी एच। अगर हम थ्रेशोल्ड की बात करते हैं तो इक्वल्स टू वर्क फंक्शन होगा। अगर आपसे वर्क फंक्शन दिया है और आपसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ ली गई तो सीधा आप इसको वेवलेंथ से, इसके प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। और हमने क्या पढ़ा कि हमारी जो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव करने के बाद की जो फ्रीक्वेंसीज है वो आपकी हमेशा मोर देन इक्वल्स टू होंगी वेव इसके वर्क फंक्शन के। और हमने इसके अलावा क्या पढ़ा कि जो हमारा ये है एच सी बाय लैम्डा टी एच, ये हमारा इक्वल्स टू वर्क फंक्शन है। और अगर हमारा नॉर्मल वेवलेंथ की बात करते हैं तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये भी हमारी मोर देन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन आ जाएगा। ये चीज़ देखिए सेम आ रही है ना, कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ पर लैम्डा अपॉन में लिखा है, अगर लैम्डा ऊपर होता तो हमारा साइन उल्टा हो जाता, और यहाँ पर क्या है फ्रीक्वेंसी ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। 40 मिनट का लेक्चर तो ऐसे भी हो ही गया है आप लोगों का, आगे आएगा थोड़ा सा और है, उसमें आपका मतलब 10-20 मिनट में कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो फिर मैं एक लेक्चर और लगा के इसको साथ ही में कंप्लीट करवा दूंगी और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मैथ्स का जो मैं आपका कैलकुलस पार्ट पढ़ा रही थी ना, उसमें से शायद कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो एक ऑप्शन ये है कि मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस जो है लिमिट्स के वो सॉल्व करवा देती हूँ,
या एक ऑप्शन ये है कि लिमिट्स के जो क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशंस, वो मैं आपको उस पर, जो आपका गोल अचीवर वाला ग्रुप है उस पर प्रोवाइड करा देती हूँ। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको आगे परस्यू कर लूँगी। बस मैं वीडियो को अब यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मुझे पता है आज मैंने पढ़ाने में थोड़ा कुछ बोल दिया है, रीज़न इज़ दैट कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, एंड प्लीज़ कोऑपरेट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे आपका ये कोर्स कंप्लीट होने की अगर आप में से कुछ लोगों को टेंशन है तो प्लीज़ वो बिल्कुल मत लीजिए, कोर्स मैं आपका ज़रूर से कंप्लीट करवा दूंगी। इसीलिए मैंने पहले थोड़ा टफ टॉपिक चूज़ किए हैं, ताकि एक बार ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर इजी तो हम आराम से कभी भी कर सकते हैं। तो thank you so much for watching the video, and this is it today for guys, and मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।